ADC, है ना। अब चूंकि ये त्रिभुज नहीं है, ये क्या त्रिभुज नहीं है, ये क्या है त्रिज्यखंड, तो यहाँ पर मैं नाम क्या दे रहा हूँ इसको, त्रिज्यखंड। कौन सा त्रिज्यखंड है सर, ACD। त्रिज्यखंड को इस तरीके से दर्शाते हैं, नहीं तो त्रिभुज मत समझ लेना, है ना। इस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरीके से स्ट्रेट लिया और यहाँ पर कर्व बना दिया, है ना। ये क्या बन गया आपका त्रिज्यखंड, है ना। त्रिज्यखंड कौन सा ले रहे सर अपन, ACD, है ना। त्रिज्यखंड ACD, है ना। और कोण बराबरी से क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबरी से क्या होता है त्रिज्यखंड ACD में, कोण बराबरी से क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है सर, केंद्र से परिधि पर डाला गया, होगा या नहीं होगा। अब मैंने बोला सर यहाँ पर I ले रहा हूँ, तो चाप क्या हो गया सर, CD। चाप क्या हो गया, CD। भाई वक्राकार पथ हुई है CD, और त्रिज्या क्या हो गई सर, AD। त्रिज्या क्या हो गई सर, AD। आई क्या यहाँ तक बात समझ में। इसी प्रकार आपका R क्या हो जाएगा, R को भी अपन उसी तरह के देखें त्रिज्यखंड के रूप में, इसके रूप में देखें त्रिज्यखंड के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा CD अपान BD। क्या हो जाएगा, CD अपान BD। क्या हो जाएगा, CD अपान BD। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ क्या। मैंने बोला सर वास्तविक गहराई क्या है, H है, और वो किसको शो कर रही है, AD को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, CD अपान H। और आभासी गहराई बोले तो ये R, आभासी गहराई किसको शो कर रही है, BD को। BD बोले तो क्या है सर, H डैश है। क्या है, H डैश है। आई क्या तक बात समझ में क्लियर हुई के बाद मैंने कहा यहां से I और R का मान किसमें रख दो, समीकरण 1 में। किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में I व R का मान रखने पर, तो रखोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू, सर I की वैल्यू क्या है, CD अपान H, और R की वैल्यू क्या है, CD अपान H डैश। इतने बच्चों को भिन्न को बदलते नहीं आता। मैंने बोला बेटा यदि किसी संख्या में ये किसको दर्शा रहा है, भाग को, किसको दर्शा रहा है, 1/2 हो, तो इसको भाग को किस में चेंज कर दो, गुणे में, और इसका व्युत्क्रम ले लो। व्युत्क्रम मतलब पलटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। इसी तरीके से मैं यदि यहाँ पर करूँ तो क्या हो जाएगा सर, CD अपॉन H, और ये भाग को किसमें कर दूं, गुणे में, ये हो जाएगा पलट जाएगा, H डैश अपॉन CD। अब चूंकि CD तो कैसा है, CD तो कैसा है सेम, तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर आपके पास, H डैश अपॉन H। तो यहाँ पर अपवर्तनांक के कितने फॉर्मूले निकल गए हैं, तीसरा, साइन I अपॉन साइन R। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, V1 अपान V2, और तीसरा फॉर्मूला आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई। अभी एक फॉर्मूला और बाकी है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या भाई, यहाँ तक क्लियर हुई कहानी, क्लियर हो गई, है ना। अब इसके प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कुछ उदाहरण है ना। दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण, काय के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण। सबसे पहला तालाब की तली में ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है ना। सपोज दैट आप बाहर से देख रहे हो, बोले अरे पानी कम गहरा है, कूद गए, और कूदे तो पता लगे डूब गए, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अपवर्तन के कारण। क्यों, क्योंकि उसकी तली कैसी दिखाई दे रही है, ऊपर उठी हुई, है ना। पीछे जो एक्सप्लेन किया वही बताना है आपको। सीधी छड़ पानी में कैसी दिखाई देती है,
मुड़ी हुई दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। मेरा ऐसा अनुमान है कि इस बार एमपी बोर्ड में कारण पूछेगा, ऐसा क्यों होता है। क्या पूछेगा? कारण, है ना। तो जो अपन ने अभी पीछे समझा है वही आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर्मूला भी बता सकते हो उसमें, है ना। चलो, थर्ड अपन ने बोला क्या कि सूर्य फॉर्मूले में कैसे बताओगे? एच ज्यादा होने का मतलब क्या? अपवर्तनांक का मतलब अपवर्तनांक किससे कम आएगा? 1 से कम आएगा। मतलब सर यहाँ तो जल से कहाँ निकल रही है? एयर में। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम। मतलब 1 से कम हो जाएगा। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष 1 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसकी वास्तविक गहराई ज्यादा है और आभासी गहराई कम है। पॉइंट क्लियर? ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो या अपन ने जो पढ़ा है वो उसी तरीके से, है ना। सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है। सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है। अब ये बात आपको हजम नहीं हो रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा आपके दृष्टिकोण से समझाता हूँ, है ना। अब यहाँ पर बात अपन कर रहे हैं, अभी तो मैं खुद देख नहीं पा रहा हूँ, पर मान के चलो कि ये आपकी क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। और इसके चारों ओर बेटा क्या है? इस तरीके से वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। इसके चारों ओर इस तरीके से क्या है? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। क्या है? अभी बंद कैसे हो गया? क्या है? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल, है ना। अब मैंने बोला कि यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति इसको देखना चाह रहा है। सूर्य कहाँ पर है? यहाँ पर। कहाँ पर है? थोड़ा सा और दूर बनाता है तो बोलोगे कि वायुमंडल में था सूर्य, यहाँ पर, है ना। अब यहाँ से मैंने बोला प्रकाश की किरण आ रही है। अब विरल से किधर आ रही है? सघन में, है ना। वायु है और इधर क्या हो गया बेटा? निर्वात। कैसा हो गया? निर्वात। तो विरल से किधर आएगी? सघन, है ना। अब मैंने बोला कि यहाँ पर जैसे ही ये पहुंची तो यहाँ पर यदि मैं अभिलंब खींच दूं तो ये अभिलंब से क्या हटेगी? दूर। अभिलंब से क्या हटेगी? दूर। अभिलंब से दूर हटेगी और सीधा कहाँ जाएगी? इसकी आंखों पर। तो इसको एक्चुअल में प्रकाश किरण कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? इधर से, है ना। और ये सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से खिसक कर कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन के कारण संभव है। सूर्यास्त से के बाद सूर्य का दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। लाल दिखाई देना नहीं है। क्या दिखाई देना? सिर्फ दिखाई देना, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई दे रहा है, मतलब सूर्योदय के समय नीचे है फिर भी ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, और सूर्यास्त के समय भी कैसा है? नीचे है फिर भी आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहानी किसकी है? इधर कहानी है सूर्यास्त की। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये सूर्यास्त के समय पश्चिम में डूब गया, ये सूर्योदय के समय अभी उदय हो रहा है, उससे पहले ही आपको दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और पहले मैंने बता दिया कि एग्जाम में यहाँ से कथन कारण लिखने के लिए आएगा, है ना। तारे, चौथा, तारे वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। तारे वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है? तारे वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों?
अरे भाई सीधी सी बात है, यदि यदि मैं पानी में देख रहा हूँ तो पानी में मेरे को तली से ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं बाहर से देख रहा हूँ तो वो इधर की तरफ झुकी हुई दिखेगी कि नहीं दिखेगी? भाई सीधी सी बात है, यदि अपवर्तित होकर आ रही है तो उसकी ये जो सीधी रेखा है, ये जो सीधी रेखा है ये एक्चुअल में इधर उठती हुई दिखाई दे रही है, तो उसकी आभासी गहराई कैसी हो जाएगी? अधिक। कैसी हो जाएगी? अधिक। मतलब वो वास्तविक गहराई से अधिक दूरी पर हमको क्या करेंगे? दिखाई देंगे। क्यों? अपवर्तन के कारण। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पर? चलो अब इस चैप्टर का सबसे जानदार और सबसे जबरदस्त कौन? क्रांतिक कोण। ये फिजिक्स की जान है। कौन? क्रांतिक वर्ड, है ना। जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए मतलब वहां जरूर घटना का उलटफेर हो गया, है ना। क्रांतिक क्रिटिकल एंगल, है ना, क्रांतिक कोण। जब भी क्या होगा? जब भी क्या होगा? कहीं पर क्रांतिक आया मतलब वहां पर उल्टा पुल्टा हो गया सब। कैसे उल्टा पुल्टा हो गया देखते हैं, है ना। मैंने बोला क्रांतिक कोण होता क्या है, तो मैं यहाँ पर एक सीधा सिंपल सा एक शब्द दे रहा हूं सर, ये आपतन कोण ही है। क्या बोला है? आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण। गलत है, ये क्या है? अपवर्तन कोण। क्या है ये? अपवर्तन कोण। अपवर्तन अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तन कोण, है ना। अब मैंने बोला यहाँ पर इसके लिए एक और कंडीशन याद रखना सर, आपतन क्रांतिक कोण हमेशा कब मिलेगा? जब प्रकाश किरण किधर से किधर जाएगी सर? सघन से किधर जाएगी? विरल में जाएगी। सघन से किधर जाएगी? विरल में। मैंने मान लिया इधर क्या है सर? सघन, और इधर क्या है सर? विरल। मैंने बोला ये प्रकाश किरण गई यहाँ पर, है ना। ये क्या हो गया? इसका आपतन कोण आई। अब मैंने बोला इस पर मैंने अभिलंब भी खींच दिया एक। क्या खींच दिया? अभिलंब, है ना। ये हो गया आपका, उल्टा बना दिया मैंने आपतन कोण, है ना। आपतन कोण किसके साथ बनेगा? अभिलंब के साथ। ये हो गया आपतन कोण। ये हो गई आपकी आपतित किरण। क्या हो गई? आपतित किरण। मैंने बोला ये सघन से विरल में जाएगी तो किधर हटेगी? अभिलंब से दूर हटेगी, है ना। अब इसका मार्ग एक्चुअल में ये था, इसका मार्ग एक्चुअल में ये था, परंतु ये गई कैसे? ये ऐसी गई। कैसी गई? ऐसी। मतलब यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान बड़ा हुआ मिला या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? तो यदि मैं इस आपतन कोण का मान बढ़ाऊं, किसका मान बढ़ाऊं? आपतन कोण का, तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ेगा, फिर और बढ़ाओ तो और बढ़ेगा, फिर और बढ़ाओ तो और बढ़ेगा, है ना। और मैंने फाइनली यहाँ पर ऐसा आपतन कोण लिया। क्या लिया? ऐसा आपतन कोण लिया। ऐसा आपतन कोण लिया। ऐसा आपतन कोण लिया। मैंने यहाँ फिर गलत लिख दिया। ये क्या है? आपतिति। कौन सा है? आपतन कोण, है ना। मैंने ऐसा कोण लिया जिस पर ऐसा आपतन कोण जिस पर ये जो आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर जो परावर्तन अपवर्तन कोण है, कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। ये अपवर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है सर? ये हो गई आपतित किरण, और ये हो गई कौन सी? अपवर्तित किरण, है ना। और यहाँ पर किसके बीच? अभिलंब और किसके बीच? अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण उस कोण को कहा जाता है जिस पर ऐसा आपतन कोण जिस पर अपवर्तित किरण उसी तल के समानांतर चली जाए, अर्थात अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 90 डिग्री। आई का ऐसा मान जिसके लिए आर का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री। ऐसे आईसी को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण। क्या कहा जाता है?
क्रांतिक कोण। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पॉइंट क्लियर हुआ क्या? आई क्या बात समझ में यहाँ पर? पक्का? अरे पक्का समझ में आ गई क्या? चलो तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि म्यू इक्वल्स टू क्या होता है सर? म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर? साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा? साइन आर। अब मैंने बोला म्यू इक्वल्स टू आई किस में चेंज हो गया? क्रांतिक कोण में। किसमें चेंज हो गया? क्रांतिक कोण में, आईसी। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो आपको पता है सर म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन आई सी। क्या हो जाएगा? साइन आई सी। आईसी को अपन क्या कह रहे हैं सर? क्रांतिक कोण। क्या कह रहे हैं? क्रांतिक कोण। क्या कह रहे हैं? क्रांतिक कोण, है ना? क्या कह रहे हैं? क्रांतिक कोण, है ना? अब इधर आगे की कहानी समझो। मैंने कहा कि म्यू G2 कहाँ जा रहे हैं अपन? ए में। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण IC का, यहाँ पर यदि आपको अपवर्तनांक निकालना है किसका? एयर का ग्लास के सापेक्ष। किसका? एयर का ग्लास के सापेक्ष। तो अपन क्या लेंगे? साइन IC। क्या लेंगे? साइन IC। और यदि मैंने कहा इसको मैं पलट दूं तो आपको पता है कि सर यदि मैं इसको A म्यू G लिखूं तो ये इसका क्या हो जाएगा? उल्टा, इक्वल टू साइन IC। तो मैंने कहा A म्यू G लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन IC। या इसको मैं लिख दूं A म्यू G इक्वल्स टू कॉसेक IC, है ना? ये कंपटीशन में इस पर इतने न्यूमेरिकल बनते कि अच्छे धुआंधार हो जाते हैं। क्योंकि उनको सबसे बेसिक चीज नहीं पता क्या कि अपवर्तनांक बोला किसका जा रहा है और किसके सापेक्ष बोला जा रहा है। उनको यही चीज सबसे पहले क्लियर की। आई क्या बात समझ में? वो रटते ही चले जाते हैं कि साइन IC लगाऊं मैं फॉर्मूला कि 1 अपॉन साइन IC लगाओ कि कोसेक IC लगाओ। तो आप क्लैरिटी आ गई? क्लैरिटी आ गई क्या? ये आपको यहाँ से पिक्चर क्लियर हो जाएगी, है ना? अब आप किस माध्यम के सापेक्ष निकाल रहे हो इस पर डिपेंड करता है कि साइन IC होगा कि कोसेक IC होगा, है ना? यदि आप एयर का ग्लास के सापेक्ष निकाल रहे हो तो साइन IC होगा, और यदि आप ग्लास का एयर के सापेक्ष निकाल रहे हो तो कोसेक IC होगा या 1 अपॉन साइन IC होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अपवर्तनांक के बच्चा कितने फॉर्मूले हो गए? 4। अब देखो अपवर्तनांक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मैं क्या ले रहा हूँ? A2G। क्या ले रहा हूँ? A2G। तो A2G लिया मैंने, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? साइन I अपॉन साइन R। और क्या हो जाएगा सर? VA अपॉन VG। और क्या हो जाएगा सर? H डैश अपॉन H, है ना? पर यहाँ पर उल्टा हो गया ना। अपन ने यहाँ किसके सापेक्ष निकाला? देखो अपन ने यहाँ अपवर्तनांक किसका निकाला है? किसका निकाला है? एयर का। किसका निकाला है? एयर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब इसी ने बोला है कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। सबसे जरूरी चीज क्या है? किसका किसके सापेक्ष। तो यहाँ अपवर्तनांक निकाल रहे हैं अपन किसका किसके सापेक्ष। चलो, और इधर क्या हो जाएगा आपका? इधर क्या हो जाएगा? बताओ फटाक से। इधर क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? ये नहीं जो लिखा है ना 1 अपॉन साइन IC। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन IC। आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? H अपॉन H डैश। क्लियर हो गई कहानी? क्लियर? तो यहाँ कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3 4 फॉर्मूले याद है तो आपको अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। चलो, आई क्या आपको बात समझ में? चलो अब 2 मिनट का ब्रेक लो, है ना? और एक मिनट करो दिमाग में।